चलिए देखिए प्रमेय नंबर 4। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। कल हमने क्या प्रमेय पढ़ा था कि किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है। ये भी प्रमेय पढ़ा था और इसके बाद एक और प्रमेय पढ़ा था हमने, विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संग भी विवृत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय वो भी। और आज का जो हम प्रमेय पढ़ रहे हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी दूरिक समष्टि में परिमित संख्या में विवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? विवृत होता है। तो चलिए मान लो XD क्या है? दूरिक समष्टि। ठीक है, ये XD एक दूरिक समष्टि है और इसमें GI जहां I इक्वल टू 1 to n, अर्थात I की जगह अगर आप 1 2 3 4 रखते जाओगे n तक तो आपको G1 G2 ये सब मिलेगा, GN। ठीक है, ये X की विवृत समुच्चयों का एक परिमित संग्रह है। परिमित मतलब देखो इसमें गिनती के अवयव हैं। परिमित मतलब निश्चित मात्रा में, जिनको आप गिन सकते हैं। तो इसमें कितने अच्छा इसके अवयव मतलब इन लोग कौन लोग हैं? ये जो कलेक्शन आप लिए हो उस कलेक्शन के मेंबर्स कौन है पता है आपको? ये अपने आप में हर एक ओपन सेट है। एक्स के विवृत समुच्चयों का आपने एक परिमित संग्रह लिया है, फाइनाइट कलेक्शन लिया है। मतलब ये G1 कौन है बताओ? बोला ओपन सेट है। किसमें? एक्स में। ठीक है, G2 भी एक्स में ओपन सेट है, G3 भी एक्स में ओपन सेट है, ऐसा करके कहां तक के? GN तक के। ये सब के सब एक्स में क्या है? ओपन सेट है। और इनका एक कलेक्शन लिया हमने। कितने मेंबर्स है इस कलेक्शन में? n मेंबर्स है, n सदस्य हैं। ठीक है, n कोई फाइनाइट नंबर है, इसी कारण इस कलेक्शन को परिमित संग्रह कहा जा रहा है। क्लियर है क्या? अब हमको क्या दर्शाना है बताऊं? हमको ये दर्शाना है कि इन सभी विवृत समुच्चयों का अगर सर्वनिष्ठ लिया जाए यानी इंटरसेक्शन लिया जाए तो उससे जो चीज तैयार होगी उसको हमने G कहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी विवृत समुच्चयों के सर्वनिष्ठ से जो चीज बनेगी वो भी क्या होगी? विवृत होगी। ये हमको दर्शाना है। ये हमको दर्शाना है कि देखो क्या लिखा है हमने प्रमेय में, किसी दूरिक समष्टि में परिमित संख्या में विवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ये सर्वनिष्ठ ये भी क्या होता है? विवृत होता है। तो ये हमको दर्शाना है। अब सुनिए, मान लीजिए हमने इन सभी ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन निकाला जिसको हमने G कहा है। अगर मान लीजिए इन सब में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप इतने सारे समुच्चयों का, इतने सारे ओपन सेट्स का क्या लेगा आप? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कि इन सब में जो कॉमन है केवल वही एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगर मान लो एक भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? G क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब G फाई होगा तो निश्चित रूप से G क्या होगा? विवृत होगा, क्योंकि फाई ऑलवेज ओपन। फाई जो है वो हमेशा क्या होता है? ओपन सेट होता है। क्लियर है क्या? लेकिन यदि G फाई नहीं रहा, ठीक है, मान लो G एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो G अगर फाई नहीं है अर्थात G अगर रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है मतलब अरिक्त है। अरिक्त मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है। तो अपन मान लिए कि X कोई एलिमेंट है इसमें। ये आप कब मान पाए? जब अपन ने ये माना कि G फाई नहीं है। फाई होने का मतलब क्या था? कि G में एक भी अवयव नहीं है। लेकिन आप वो वाली बात हमने ऊपर कह दी कि G अगर फाई है तो वो तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा? विवृत होगा, क्योंकि फाई हमेशा विवृत समुच्चय होता है। ठीक है, तथा यदि G फाई नहीं है तब निश्चित रूप से उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। मान लीजिए उसमें कौन है? X है। X बिलोंग्स टू G, कोई स्वेच्छ अवयव है। स्वेच्छ मतलब कोई सा भी, कोई सा भी एकदम। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब X बिलोंग्स टू G बोलने का मतलब क्या है? X बिलोंग्स टू G को हमने G किसको कहा है? हमने G हमने इन सभी ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन को कहा है, इसलिए इस G के स्थान पर मैंने इंटरसेक्शन GI लिख दिया। अब सुनो ध्यान से, ये X जो है वो इतने सारे ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन में बोलने का मतलब क्या है? आप समझ रहे हो? इंटरसेक्शन में बोलने का मतलब ये है कि ये X जो है इनमें से हर एक के अंदर बिलोंग करता है, हर एक में है वो। क्योंकि जो चीज इंटरसेक्शन में है इसका मतलब वो
सब में है, तो सब में मतलब G1 में भी है, यही x G2 में भी है, यही x G3 में भी है। तो हम एक एक को इतना सारा ना लिख करके क्या लिख दिए, GI लिख दिए और बाजू में बता दिए कि फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, यानी x बिलोंग्स टू G1 भी है, x बिलोंग्स टू G2 भी है। समझ में आ रहा ना क्यों ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, ठीक है, इसलिए वो सभी में बिलोंग करेगा। अच्छा, अब सब में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू G1 भी है, x बिलोंग्स टू G2 भी है, x बिलोंग्स टू G3 भी है, तो सब में बिलोंग कर रहा है वो। और ये इसमें से हर एक क्या है, ओपन सेट है, पता है, हर एक क्या है, ओपन सेट है। तो ओपन सेट की क्या परिभाषा, कल मैं आपको बतलाया था, ओपन सेट की क्या जिम्मेदारी, क्या परिभाषा है कि ओपन सेट अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल उसके अंदर खींची जा सकनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो उसी बात को हम लोग नीचे लिखे हैं। अब चूंकि प्रत्येक GI एक विवृत समुच्चय है, अतः प्रत्येक I के लिए, प्रत्येक I मतलब I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, सब के लिए एक एक RI मतलब जैसे I इज इक्वल टू 1 के लिए R1, I इज इक्वल टू 2 के लिए R2, I इज इक्वल टू 3 के लिए R3, एक वास्तविक संख्या बिलोंग्स टू R मतलब वास्तविक संख्या जो कि धनात्मक होनी चाहिए। और यही RI क्या बनने जाएगी, क्या बनने जा रही है, ये उस ओपन बॉल का रेडियस अर्थात त्रिज्या। तो ये गारंटी कौन देता है, ये क्यों हम ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि हर GI क्या है, विवृत समुच्चय है, इसलिए हर एक के अंदर एक ओपन बॉल रहनी चाहिए। उसी केंद्र को, मतलब केंद्र वही है, देख लो x केंद्र है, केंद्र वही है। मतलब ना आप यूं समझिए कि जैसे मैं आपको, ये चित्र तो मैंने बनाए ही है, लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पर चित्र बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। देखो इतना हिस्से में हो जाएगा हमारा काम। जैसे मान लीजिए, देखो ये x जो है ना, x आपने किस में माना है, सबसे पहले देखो x आपने इन सभी समुच्चयों के इंटरसेक्शन में माना है, मतलब ये x उस हर एक सदस्य के भीतर है, हर एक सदस्य में, G1 में भी है, G2 में भी है, सब में है। जैसे मान लो ये हुआ आपका G1, ठीक है क्या, अब उसमें ये x है, क्योंकि ये G1 जो है वो क्या है, ओपन सेट है, इसलिए उसके अंदर जो बिंदु होगा, कोई भी बिंदु को केंद्र मानकर ओपन बॉल उसके अंदर खींची जा सकती है। मान लो ये उसकी ओपन बॉल हो गई, ये ऐसे, क्लियर है क्या, ये मैं लिख दिया SR1X, इज इट क्लियर। चलिए, यही x जो है वो G2 के अंदर भी है, तो G2 के अंदर भी इसी केंद्र को, मतलब इसी x को क्या मानकर, केंद्र मानकर उसके अंदर भी एक ओपन बॉल खींची जा सकनी चाहिए। समझ में आया नहीं? अब ये G2 जब मैं बनाया, दिख रहा है क्या, तो भले हो सकता है वो कि ये जो G2 जो है वो इस G1 वाली जो ओपन बॉल है उसको पूरी तरह अपने अंदर न रखे, हो सकता है, लेकिन इस x को केंद्र मानकर एक न एक ओपन बॉल तो जरूर खींची जा सकती है जो पूर्णतः G2 के अंदर हो। मुझे बोलो समझ में आ रहा है? ये भले देखो ना, ये वाली बॉल के पूरे हिस्से को नहीं रख पाए, देखो ये वाला हिस्सा बाहर हो गया, क्या करना है अपने को, लेकिन खुद तो ओपन है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके भीतर कोई बिंदु है तो निश्चित रूप से उसके अंदर कोई ना कोई बॉल होनी चाहिए। उसका नाम हमने क्या दिया, S2X दिया। क्लियर है क्या? ऐसी G3 लोगे, ऐसी G4 लोगे, ऐसी Gn लोगे जिसमें, और सब में x है, सब में क्या है, सब में x है, समझना है? और x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल सबके अंदर खींची जा सकनी चाहिए। तो मैं उस ओपन बॉल की तलाश में हूं जो, जैसे देखो ना ये वाली जो ओपन बॉल है, जैसे मैं SR1X बनाया, ये बेचारी किसके अंदर थी, G1 के अंदर थी, लेकिन पूरी तरह से ये G2 के भीतर नहीं है। देखो मैं जो बोल रहा समझना है, SR1X बनाया, देखो ये वाला मैं बनाया कि नहीं बनाया, देखो ये वाला ओपन बॉल बनाया मैं, ये किसके अंदर मिल रहा था मेरे को, G1 के अंदर है, लेकिन ये G2 के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा G2 से बाहर हो गया। मतलब हर एक ओपन सेट में x को केंद्र मानकर के ओपन बॉल खींची जा सकती है, लेकिन हो सकता है वो दूसरे ओपन सेट्स में पूरी तरह न समाये। फिर भी मैं उस ओपन बॉल की तलाश कर रहा हूं जो, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया है, ध्यान से देखना। ऐसे करते करते देखो, G1 में एक ओपन बॉल लिया मैं, फिर G2 में एक ओपन बॉल लिया, G3 में एक ओपन बॉल लिया, सब में एक एक ओपन बॉल लेते क्या,
ठीक है, उन ओपन बॉल्स, अच्छा सब ओपन बॉल्स का क्या खासियत है बताओ, कि सबका केंद्र एक्स है, सबका केंद्र एक्स है। अब सबका केंद्र एक्स है तो कोई ओपन बॉल एकदम बड़ी, कोई एकदम बड़ी, कोई एकदम छोटी, समझ में आ रहा है, ऐसे हो सकता है। अब मैं उस ओपन बॉल को चुनूंगा जो सबसे छोटी है, जो सबसे क्या है छोटी। तो उस ओपन बॉल के बारे में क्या कह सकते हैं जो सबसे छोटी, मैं बताऊं, वो जो सबसे छोटी ओपन बॉल होगी ना, वो इन सबों के अंदर होगी, G1 के भी अंदर आएगी, G2 के अंदर भी आ जाएगी। क्यों ऐसा बताओ तो, बोला ऐसा क्यों, केंद्र वही है, एक्स सब में शामिल है, केंद्र एक्स सब में शामिल है, समझना है। अब भाई इससे जब बड़ी बड़ी बॉल्स जो है वो सबके अंदर है, ठीक है, सबके अंदर मतलब जैसे S1 किसी के S1 SR1 G1 के अंदर है, SR2 किसके अंदर है, G2 के अंदर है। अब वो इन लोग से बड़ी है, वो इन लोग से क्या है बड़ी है, तो क्या ये वाली बॉल उस SR1 के अंदर नहीं होगी क्या, जब इस मान लो ये SR1 है, ठीक है, मान लो ये SR1 है जो कि किसके अंदर है, G1 के अंदर है, ऐसे कोई SR2 है जो कि G2 के अंदर है, समझ रहा है। तो क्या ये वाली बॉल उस G1 के अंदर नहीं होगी क्या, वो तो SR1 के भी अंदर है। मान लो कोई ऐसी बॉल है जो SR2 है और जो वो किसके अंदर है, G2 के अंदर, लेकिन इस SR2 के अंदर भी एक बॉल है, तो क्या वो G2 के अंदर नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम उस बॉल को देख रहे हैं जो सबसे, तो वो सबसे छोटी होने के नाते वो इन सभी विवृत समुच्चयों के अंदर होगी, तो वही उसी को हमने लिखा है यहाँ पे, देखो। तो सबसे छोटी तो आप कैसे चुनोगे, आप ऐसे लिखोगे R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 अप टू Rn, इस प्रकार की कि इन सबों में से, देखो इन सभी त्रिज्याओं में से जो सबसे छोटी त्रिज्या है उसको हमने R कहा, और उस त्रिज्या का अगर ओपन बॉल देखा जाए तो वो हर एक ओपन बॉल के भीतर होगा, मतलब हर एक ओपन बॉल का समुच्चय होगा, समझ में आया, उप समुच्चय, I इज इक्वल टू अपन 1 2 3 सब चीज लिखे हैं, समझ में आया। और ये SRIX किसका सबसेट है, GI का। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हर GI एक विवृत समुच्चय था, तो हर GI की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंदर एक ओपन बॉल दिखा सके, समझ में आया, ये पूरा समझ में आया कैसे हुआ। जो न्यूनतम त्रिज्या वाला है, न्यूनतम मतलब सबसे कम त्रिज्या वाला ओपन बॉल होगा ना, वो निश्चित रूप से हर एक ओपन सेट के अंदर रहेगा, समझ में आया। तो ये SRX हुआ, ये हुआ, ये देखो वही है, न्यूनतम त्रिज्या वाला ओपन बॉल बाकी सभी त्रिज्याओं वाली ओपन बॉल के अंदर रहेगा बस। और SRIX किसका सबसेट है, GI का, ये दे तो इसको इसके आगे लगा दिया, मतलब इसको आगे लगा दिया इसके, अब ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो क्या होगा, ये उसका सबसेट होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और चीज देख लो आप, SRX GI में है, और ये बात सच है सभी के लिए, मतलब SRX G1 में भी है, SRX G2 में भी है, SRX G3 में भी है, जब सब में है इसका मतलब वो उनके इंटरसेक्शन में है, हर सदस्य में है ना, हर सदस्य में मतलब उसके इंटरसेक्शन में है, और इंटरसेक्शन को हमने क्या नाम दिया, वहां पे G नाम दिया, समझ में आया कि नहीं। और SRX जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, G का, इसी को तो G बोल रहे हैं ना, सबसेट। इसका मतलब G के अंदर आपने ओपन बॉल खोज के दिखा दिया। ये कौन सा ओपन बॉल है, ये कौन सा ओपन बॉल है, ये वही न्यूनतम त्रिज्या वाला ओपन बॉल है जो बाकी सभी त्रिज्याओं वाली ओपन बॉल से, मतलब बाकी सभी त्रिज्याओं से सबसे छोटी त्रिज्या वाली, सबसे कम त्रिज्या वाली ओपन बॉल है, वही है, और वही उन सबके इंटरसेक्शन में शामिल होगी। क्लियर है क्या। उसी बात को हमने लिखा है रिजल्ट के रूप में, अतः किसी स्वेच्छ x बिलोंग्स टू G, जहां G इन सब का इंटरसेक्शन है, के लिए हमने दर्शाया कि एक वास्तविक संख्या R जहां R धनात्मक है, इस प्रकार है कि अगर R को त्रिज्या और x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचे तो वो G के अंदर अंतर्विष्ट है, इसलिए G का होगा विवृत होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से, कहीं डाउट है क्या। जैसे अपन ये R त्रिज्या जिसको अपन बोल रहे हैं सबसे छोटा बॉल जो मिल रहा है R त्रिज्या वाला, वो सबके भीतर है, हो सकता है इससे बड़ा वाला बॉल जो है वो सबके भीतर किसी न किसी एक के बाहर हो जाए, हो सकता है G7 के बाहर हो जाए, G8 के बाहर हो जाए, या उससे इंटरसेक्शन करे, लेकिन जो सबसे छोटा बॉल है वो निश्चित रूप से सारे ओपन सेट्स के, क्यों,
क्योंकि सारे ओपन सेट्स अपने अपने भीतर एक एक ओपन बॉल रख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अपने भीतर वो एक एक ओपन बॉल रख रहे हैं तो उसी के केंद्र को तो केंद्र मानकर के सबसे छोटी ओपन बॉल बनी है। तो जब उससे बड़े बड़े ओपन बॉल सब लोग रख रहे हैं तो इस बॉल को वो डेफिनेटली रखेंगे। समझ में आ रहा है? दिमाग लग रहा है कुछ? तो इस तरह से यह प्रमेय सिद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। डाउट है क्या कहीं? ठीक।